नमस्ते दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस का पेपर, जिसमें से हम लोग फिजिक्स वाला पार्ट जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2023 के सेट 4 तक कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, 2024 और 2025 भी सभी सेट सॉल्व कर चुके हैं फिजिक्स वाले पार्ट। और अगर आपने अभी नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 सेट 5। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो अगर कहीं भी बराबर दिख जाए, चाहे अवतल दर्पण हो वो चाहे उत्तल लेंस हो, तो कहाँ पे रहता है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है तभी वहां पे बराबर बनता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो ये तो आप लोगों ने इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब तो रट एकदम बिल्कुल से रट जाना चाहिए। ऊपर होता है रेड, लाल, नीचे होता है वायलेट, बैगनी। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज्यादा। विव और आप याद रखेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लाल। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है लाल। ठीक है, तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है। यहाँ से देखा जाता है ये कोण विचलन कोण होता है, इतना ज्यादा मुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या प्रयोग दिया है, उस हिसाब से सही करेंगे। ऑप्शन में दिया है आवर्धक लेंस के रूप में, तो ये तो गलत है। आवर्धक लेंस का मतलब बड़ा करके किसी भी चीज को जूम करके देखना हो तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, तो ये तो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पहली बात लेंस की बात ही नहीं है। उत्तल दर्पण निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में, सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? देखो, चश्मों में दो तरह, एक तो उत्तल लेंस यूज होता है, एक अवतल लेंस। तो जब निकट दृष्टि दोष मतलब अगर किसी व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे रही, दूर की नहीं दिखाई दे रही, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। और अगर किसी को दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही, पास की नहीं दिखाई दे रही, तो होता है दूर दृष्टि दोष। और उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? लेंस। तो ये भी याद रखना है आपको। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस सुनो, जो काला वाला पार्ट होता है आंख का, जिसे हम पुतली कहते हैं, तो वहां से जो है प्रकाश का, देखा होगा जब बहुत ज्यादा धूप हो, गर्मियों के दिनों में, मई जून के दिनों में जब धूप ज्यादा होती है तो हमारी आंखें कम खुलती हैं, या फिर कहीं हम अंधेरे में कोई चीज देख रहे हैं तो आंखें ज्यादा खुलती हैं। वो पुतली ही मैनेज करता है, क्योंकि जब ज्यादा प्रकाश है तो आंख पे एक नियंत्रित एक लिमिट में चाहिए प्रकाश, तो वो पुतली छोटी हो जाती है, तो कम प्रकाश प्रवेश करता है। और जब प्रकाश कम हो तो पुतली खुल जाती है, जिससे ज्यादा प्रकाश हमें आंखों में प्रवेश कर पाता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो 4 ऑप्शन अभी तक हमने किए हैं और चारों में सी ऑप्शन है। तो जो लोग तुक्का लगाते हैं उनका जो है ना, क्या हाल होगा इसमें देख सकते हो। अगर सी के अलावा कोई भी ऑप्शन लगा दिया। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो 3 फार्मूला बताया था हमने शक्ति के लिए। P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, और P बराबर वी आई। में से देख लो जौन सा आपका मैच कर जाए वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है, P बराबर आई स्क्वायर आर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन बी है इसमें से। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है विकल्पी, नोट कर लीजिए इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो परिनालिका आपने देखा होगा कैसा होता है, एक बार मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। कुछ इस तरीके से जो है इसमें वायर लपेटे गए रहते हैं। तो जो परिनालिका, मान लो इधर से विद्युत धारा जा रही है और इधर से वापस आ रही, तो परिनालिका के भीतर, बाहर तो कुछ इस तरीके से होता है, या अगर इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ है, अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ में बिल्कुल समांतर लाइन मिलते हैं, समांतर रेखाएं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ परिनालिका के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कौन सा ऑप्शन देख लो एक बार। शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है,
किस सिरों की ओर जाने पर घटता है, बढ़ता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। मतलब समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कांस्टेंट हो, नियत हो, तो क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान रहता है। सभी बिंदुओं पर एक शब्द यूज किया जाता है, बी ऑप्शन है ना? नहीं, बी ऑप्शन है, ये मुझे भी याद हो। बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है लिखा हो, तो एक समान होगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है, तो भारत में कितना होता है? 50 हर्ट्ज। जो हमारे घरों में करंट आता है पावर स्टेशन से, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ये 12th में आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां डिटेल में पढ़ोगे। कुछ देशों में भी अभी भी जो है 25 हर्ट्ज पे यूज है, जैसे यूएस में, अमेरिका में जो है कितना 25 हर्ट्ज यूज होता है। इंडिया में कितना होता है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली यूज होती है। में बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आवृत्ति याद रखो। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, खंड बा में। अब ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, 4 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो कर देते हैं। अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? आर बराबर 40 सेंटीमीटर। अब आर क्यों दिया है? ताकि हम फोकस दूरी निकाल सकें। एफ बराबर होता है R/2, तो 40/2 करोगे आपका आ जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी बेहतर होगा, आप लिख लो -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अ, वस्तु की दूरी भी दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यू बराबर हो जाएगा, यू तो हमेशा माइनस में ही रखे, -15 सेंटीमीटर। क्या फार्मूला लगा दो? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। दर्पण वाला सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो हमें 1/v निकालना, v निकालना है ना, 1/v को एक साइड रखो, 1/u को इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा 1/f। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/u। रख दो वैल्यूज। 1/v = 1/f। f कितना है? -20। चिन्ह के साथ रखेंगे, ध्यान रखिएगा। -1/u -15 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं सीधा प्लस लिख रहा हूँ, +15। तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 1/v = एलसीएम कितना हो जाएगा? बेस या 60 हो जाएगा एलसीएम। और 20 या 60 -3, माइनस को मत भूलना, -3 प्लस 15 × 4 = 4, 4 देखो 20 से इसमें भाग करेंगे, 20 या 60, और वहां पे माइनस है तो -3, 3 × 3 और 15 × 4 = 60, 4 × 4। तो मैं दूसरा तरीका भी बता दें। 4 3 कितना हो जाएगा? 4 - 1, 4 - 3 तो हो जाएगा 1/60। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 प्लस का आ रहा है तो मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। चाहो तो और चीजें भी बता सकते हो, आभासी बनेगा। अगर दर्पण के पीछे है तो आभासी बनेगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए। देखो फोकस दूरी है 20, वस्तु कहाँ रखी है? 15, मतलब फोकस दूरी और वक्र ध्रुव के बीच में रखी है। तो जब भी अवतल दर्पण में फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो कितना बनता है? सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो किरण आरेख बना दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। किरण आरेख भी पूछा है, अवतल दर्पण बना देंगे। अवतल दर्पण बना दिया के बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र बना दो, यहाँ पर फोकस बना दो। कहाँ रखा है? देखो फोकस कितना आया हमारा? -20 सेंटीमीटर। और वस्तु कितना है? -15। तो 20 के अंदर, फोकस के अंदर ही रखेंगे इसको, ध्यान रखना इस बात को। वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस के अंदर। ये वैल्यू रख दो -15, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20। और सीधा जाएगा, जो समांतर जाने वाली किरण क्या होगी? फोकस से होकर आएगी, और ध्रुव पर आने वाली किरण इतने ही कोण पर वापस आ जाएगी। अब ये दोनों तो वापस आके मिलती नहीं है ऐसे केस में, तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे डॉट से बढ़ाते हैं। कहीं कहीं पर आकर ये प्रतिबिंब होता है, ये
ये वस्तु है और ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ए बी से लिखा है तो इसको ए डैश बी डैश। अच्छा कितनी दूरी पर लिखना है, चाहे तो मेंशन भी कर दो, तो 60 सेंटीमीटर पर बना है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये किरण आरेख बनाना है। दूरी चाहे आप लिखो ना लिखो, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना है कि फोकस के अंदर ही वस्तु है। फोकस है -20 पे और वस्तु है -15 पे, तो फोकस के थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर लगभग पहले। ठीक है, तो ये कंप्लीट 2 नंबर का, ये है 2 नंबर का किरण आरेख है। 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस एफ तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच रखा हो। दूसरा है वस्तु फोकस एफ और फोकस एफ की दुगनी दूरी 2f के बीच रखी हो। प्रकृति भी बताना है, मतलब कैसा सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये सब चीजें भी बतानी है। तो अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इसी में गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, इधर एफ, यहाँ पे 2f या फिर वक्रता केंद्र दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे 2f वगैरह की बात की तो यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ पे रखा है, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस है तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में, यहाँ कहीं पे रखा है। क्या करेंगे, समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, इधर भी बना लो, एफ एफ या फिर सी लिख सकते हो। समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो क्या होता है, ये दोनों इधर आगे कहीं मिलते नहीं है। जब नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जो है पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ कहीं पर आकर ये मिलेंगे। अगर वस्तु है ए बी तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। प्रकृति में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। स्थिति कहाँ बन गई, इसमें देखो यहाँ पे F2F जब इधर बनता है तो कहाँ किसके बीच में बन रहा है वो लिखते हैं। अगर वस्तु की तरफ बन रहा है उत्तल लेंस में, ध्यान रखना इस बात को, तो हम किधर बोलेंगे, वस्तु की तरफ, जिधर वस्तु रखी है उधर ही। वस्तु की तरफ बोल दो, लेंस के पहले बोल दो, ज्यादा बेहतर होता है वस्तु की तरफ बोलना। दूसरा हम वास्तविक बताते हैं यार, आभासी। तो देखो अगर एक्चुअल में किरणें अपवर्तन के बाद एक्चुअल में किरणें काटती तो जो भी प्रतिबिंब बनता वो वास्तविक बनता, लेकिन उनको पीछे बढ़ाने पर बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब है। और वैसे भी अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो कौन सा होता है, आभासी हो ही जाता है। तो ऐसा आभासी सीधा है और आभासी है तो सीधा तो दिख ही रहा होगा, सीधा, और वस्तु से तो बड़ा दिख ही रहा है। चौथा क्या लिख देंगे हम, वस्तु से, और ये चारों गुण इनको लिखना होता है प्रतिबिंब के गुण में आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, वस्तु फोकस एफ और फोकस की दुगनी दूरी 2f के बीच रखी हो। इस बार कहाँ रखा है, तो लेंस अभिसारी, देखो इसमें लेंस नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ पे लेंस है वही यहाँ भी है। यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया है। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इधर एफ हो गया और यहाँ हो गया 2f। एक मिनट, ठीक है, तो एफ और 2f के बीच रखियो, यहाँ कहीं पे रख दो, इधर भी बना एफ। तो आपको पता होना चाहिए 2f के पीछे जाके बनता है प्रतिबिंब। अगर ये चीजें जो केस बताया जाता है 6 केस आपको वो याद रहेगा तभी सही से प्रतिबिंब बना पाए, क्योंकि हम यहाँ पे नाप कर तो बना नहीं रहे हैं, और अगर नाप कर नहीं बना रहे हैं तो हो सकता है आगे पीछे बन जाए। तो इससे जब आपको बेहतर याद रहता है ना, तो सही जगह पर बनता है प्रतिबिंब। समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से, और प्रकाशिक केंद्र पर आने वाली सीधे बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो यहाँ काट रही है, ये प्रतिबिंब बच जाएगा। वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब यहाँ पे इसको लिख दो ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हो गया वस्तु। सारी चीजें, जितनी ज्यादा चीजें आप लिखेंगे एग्जाम के लिए जो है उतना बेहतर है आपके प्रतिबिंब।
अब ये मत सोचिए ये बात तो एग्जामिनर को पता ही होगी, एग्जामिनर को सब पता है, लेकिन लिखना तुम्हें जितनी भी चीजें लिख पाओ तुम। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसके बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ बन रहा है, 2f के बाद, या फिर 2f तथा अनंत के बीच कहीं भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो 2f के बाद। दूसरा कैसा है, वास्तविक दिख रहा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, और वास्तव में जाके काट भी रही है तो वास्तविक हो जाएगा। थर्ड क्या बताते हैं हम, उल्टा है सीधा तो उल्टा दिख भी रहा है, और वास्तविक है तो वैसे भी उल्टा होगा। लास्ट क्या बताते हैं चौथे में, प्रतिबिंब का आकार। तो ध्यान से देखो, जब अनंत पे होता है तो फोकस पर बनता है बहुत छोटा सूक्ष्म बिंदु के आकार का, जैसे जैसे पास आते जाते हैं प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। 2f मतलब वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो बिल्कुल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब जब आगे बढ़ जाते हैं तो जो है 2f के बाद बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, क्योंकि 2f मतलब वक्रता केंद्र पर तो बराबर होता है प्रतिबिंब और वस्तु। अब 2f के आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक, नोट कर लीजिए, दोनों, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए, पहले निकालना है परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो ये आपका सर्किट दिया गया है, इसमें से हमें पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर दूसरा संपूर्ण धारा भी बराबर आई आर लगा के निकाल लेंगे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 10 ओम और 40 ओम ये दोनों समांतर में है, फिर 30, 20, 60 समांतर श्रेणी बहुत क्वेश्चन है, तो इनको आपको पहचानना आता होगा। 10 और 40 ओम किसमें है, समांतर श्रेणी में। 30, 20, 60 ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10 ओम तथा 40 ओम किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध पहले इन दोनों का निकाल लो, आर इक्विवेलेंट बराबर, या फिर देखो अगर दो प्रतिरोध है ना तो उनको सिंपल सा दोनों में उनका, और समांतर में है, दो प्रतिरोध हैं और समांतर में है तो उनका तुल्य निकालने के लिए ऊपर दोनों को गुणा करते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों गुणा करो, 40 × 10 कितना हो जाएगा, 40 धाम में 400, और नीचे जोड़ोगे 40, 10, 50, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से जीरो हटाओगे, 5 8 40, इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब इन तीनों को देखो, यहाँ पे कर दें, फिर उसके बाद क्या है, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम समांतर में, समांतर क्रम में है, लिख दो इतना। पूरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करने का तरीका यही होता है, आप पहले लिखेंगे किसमें है, फिर उनपे फार्मूला लगाएंगे। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट लगाएंगे, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। फिर यहाँ से करते हैं सॉल्व, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो, R1 30, 20, 60 करके ऐसे लिख दो, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तीनों की जगह पे वैल्यू रख दिया हमने। अब इनका एलसीएम निकालना, देख लो 60 एलसीएम होगा, एलसीएम निकालना आता होगा ना, तो मैं उम्मीद करके चल सकता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता है, पता है। देखो डिवाइड करेंगे इससे, 30 दूनी 60, 2 इक्के 2 प्लस 20 3 60, 3 इक्के 3 प्लस 60 इक्के 60, तो 1 हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/60, भाग कर दो, 6 के 6, 6 दाम में 60, 1/10 आ गया। तो इनको रिवर्स कर दोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऊपर, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इन दोनों को हटाएंगे, इन जगह पर कितना आया है, 8 ओम। इन तीनों को हटाएंगे, इन जगह पर क्या लगाएंगे, 10 ओम, क्योंकि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आया है और इन दोनों का आया है 8 ओम। तो यहाँ पे सर्किट एक बार मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रतिरोध लगाएंगे 10 और 40 का, 8 ओम, फिर से एक लगाएंगे यहाँ पे, इन तीनों को हटाकर एक, कितने का, 10 ओम। बैटरी वही लगा देंगे 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट।
अब देखो ये दोनों आपको साफ दिख रहा होगा, श्रेणी क्रम में है। अगर नहीं पहचानना आता तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा, सिंपल इतना तो बेसिक, बहुत छोटी सर्किट है ये। तो श्रेणी क्रम है तो 10 8 कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में? अब यहाँ पे लिख देंगे 8 और 8 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कितना होता है? सिंपल सा जोड़ देते हैं। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 8 + 10 कितना? 18 ओम। ठीक है, ये का वाला पार्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया पहले का। परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, ये बताना था हमें। अब इसके बाद क्या करना है हमें? दूसरा, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, तो V बराबर आई आर खा वाला करेंगे। V बराबर आई आर, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। I बराबर क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट होगा। अगर एक प्रतिरोध होता तो वो वैल्यू रख देते, लेकिन यहाँ पे कितने 5 प्रतिरोध है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालकर तब यहाँ पे R की जगह पर रखेंगे। V कितना हमारा 12 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध आया 18। काट दो, किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3 एम्पियर कर दो या फिर इसको भाग कर दो। अगर भाग करोगे, देखो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, दशमलव लगा के तब फिर जो है 2 बचेगा, फिर 3 छक्के 18, तो ऐसे करते रहोगे। तो आई बराबर बेहतर है लिख दो 0.67 एम्पियर, राउंड ऑफ करके एम्पियर का आंसर हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, दिख रहा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस से हट गया है, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 सेट और बचे हैं। इसके बाद 2023 के बाद और करने की जरूरत नहीं है। अब 2023 24 25 3 सेट अगर ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 24 23 से 24 नंबर तो इसी में से 1 2 नंबर अगर इधर उधर हो जाए, मतलब मल्टीपल चॉइस में भले से रिपीट ना हो, बाकी सारे क्वेश्चन देखना आप रिपीट होने वाले हैं इन्हीं तीनों सेट में से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।